वेलकम टू क्रिप्टन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग FDM, SLA और SLS ये जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी है वो है हमारी FDM टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका ओवरव्यू क्या है वो हम हल्का सा ले लेते हैं। सबसे पहले FDM की जो फुल फॉर्म है वो है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन, चीपेस्ट और ईजीएस्ट टू अंडरस्टैंड 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। आप इमेजिन कर सकते हैं एक रोबोट को जिसके हाथ में एक हॉट ग्लू गन है। ठीक है, और वो क्या करता है, ड्रॉ करता है एक प्लेट के ऊपर, एक किसी प्लेट के ऊपर वो लेयर बाय लेयर ड्रॉ करता है यूजिंग हॉट ग्लू गन। ठीक है, एक 2D में पहले एक लेयर बिछाता है वो हॉट ग्लू गन की मदद से, और उसके अंदर क्या होगा, मेल्टिंग अ प्लास्टिक फिलामेंट, यानी कि जो हॉट ग्लू गन उसके हाथ में है उसके अंदर क्या है कि एक प्लास्टिक का फिलामेंट है जो मेल्ट हो रहा है, और उसको वो स्टैक करता जा रहा है लेयर बाय लेयर, और लेयर बाय लेयर स्टैक करते करते वो क्या करता है, एक 3D ऑब्जेक्ट बना देता है। तो ऐसी अगर टेक्नोलॉजी है तो उस टेक्नोलॉजी को हम लोग FDM बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं। अब इसमें FDM में होता क्या है, FDM में आप क्या करते हैं, फीड करते हैं एक सॉलिड प्लास्टिक फिलामेंट। जो फिलामेंट होता है प्लास्टिक का वो आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, वायर के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ प्लास्टिक है, यानी कि वायर है, वायर के फॉर्म में है प्लास्टिक, और वो आप मशीन के अंदर फीड करते हैं। ठीक है, और उस मशीन के अंदर एक नोज़ल है। वो नोज़ल क्या करती है, उस फिलामेंट को हीट करती है, मेल्ट करती है, और वो नोज़ल आपकी XY डायरेक्शन में मूव करती है और डिपॉजिट करती चली जाती है आपके मेल्टेड प्लास्टिक को। जैसे जैसे आपका प्लास्टिक कूल होता है, प्लास्टिक हार्डन हो जाता है और वो बॉन्ड कर लेता है अपनी नीचे वाली लेयर के साथ। ठीक है, और जैसे ही एक लेयर कंप्लीट होती है फिर प्रिंट बेड जो होता है जिसके ऊपर आप डिपॉजिट कर रहे हैं मटेरियल को, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ नीचे की तरफ जाती है, और उसी के ऊपर, यानी कि जो लेयर अभी आपकी हुई थी, लेयर आपने जो डाली थी उस प्लेट के ऊपर, उसके ऊपर नेक्स्ट लेयर आपकी प्रिंट हो जाती है। ठीक है, और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है जब तक आपका पूरा पार्ट बनकर तैयार ना हो जाए। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट ओवरव्यू है FDM टेक्नोलॉजी का। अच्छा, की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आप हमेशा क्या देखोगे, लेयर लाइंस आपको दिखेंगी। अगर आपको प्रोडक्ट में लेयर लाइंस दिख रही तो आप ये समझ जाएंगे कि ये FDM यानी फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग से बना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ FDM का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अच्छा, FDM के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके जो मेजर पार्ट हैं, जो मशीन होगी, 3D प्रिंटर होगा जो, उसके जो मेजर पार्ट्स होंगे, मेन पार्ट्स होंगे, वो क्या होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो फिलामेंट होगा, यानी जो आपका रॉ मटेरियल होगा वो वायर के फॉर्म में होगा। ठीक है, वायर के फॉर्म में होगा, और उसकी जो डायमीटर होती है वो नॉर्मली 1.75 mm जो है एवरेज नॉर्मल इसका डायमीटर होता है। ठीक है, ये एक स्पूल के ऊपर वाउंड होती है। स्पूल यानी कि एक सर्कुलर शेप में स्पूल होगा, उसके ऊपर आपका वायर वाउंड होगा। ठीक है, उसके बाद 3D प्रिंटर के अंदर आपका एक एक्सट्रूडर होगा। एक्सट्रूडर का मतलब ये है कि जो वायर है उसको खींचेगा, उस वायर को स्पूल से खींचेगा। ये एक्सट्रूडर इसके अंदर गियर का अरेंजमेंट होगा, वो इस वायर को खींचेगा और इसको कहाँ भेजेगा, नोज़ल की तरफ। यहाँ पर आपका एक नोज़ल है, और नोज़ल के ठीक ऊपर ही हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, वहाँ पर हीटिंग होगी इस वायर की, या जो फिलामेंट है प्लास्टिक का, इसकी हीटिंग होगी, और हीट करके ये नोज़ल के थ्रू एक फिक्स थिकनेस में ये यहाँ से बाहर निकलेगा मेल्टेड फॉर्म में। ठीक है, नोज़ल क्या करेगा, एक्सट्रूड करेगा इस मटेरियल को बाहर की तरफ, मेल्टेड मटेरियल को, और यहाँ पर वो लेयर बाय लेयर डिपॉजिट करता चला जाएगा प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो मेजर कंपोनेंट्स आपके यही रहेंगे। क्या रहेगा, फिलामेंट होगा, एक्सट्रूडर होगा, नोज़ल होगा, और हीटिंग एलिमेंट भी होगा। तो स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहला जो स्टेप होगा मटेरियल लोडिंग। जो फिलामेंट स्पूल है वो कहाँ जाएगा, फीड्स इनटू द एक्सट्रूडर, यानी कि जो फिलामेंट का स्पूल है वहाँ से जो वायर निकला है वो एक्सट्रूडर के अंदर रहेगा, और इट विल बी पासिंग थ्रू द हीटेड नोजल, यानी कि वो जो वायर है उसके बाद हीटेड नोजल से पास होगा। नोजल का टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मटीरियल यूज्ड। ठीक है,
तो ये आपने मटेरियल लोड कर दिया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, मेल्टिंग एंड एक्सट्रूजन, यानी कि मेल्टिंग और एक्सट्रूजन, यहाँ हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, जो आपका प्लास्टिक फेड हो रहा है, वायर फेड हो रही है, उसको सेमी मोल्टन स्टेट में ले आएगा और इट विल बी फोर्स थ्रू नोजल ओपनिंग के थ्रू ये फोर्स किया जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है, सेमी मोल्टन स्टेट में। अच्छा, फोर्स कहाँ से आएगा, क्योंकि पीछे से गेयर है ना, ये एक्सट्रूडर है, वो पुश कर रहा है पीछे से, तो वो अपने आप वहाँ से नोजल से बाहर निकलेगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, नोजल एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है और वो मूव करेगा और डिपॉजिट करेगा मोल्टेन प्लास्टिक को इन अ पैटर्न कैसे, कि जो पहली लेयर है, मान लीजिए उस पहली लेयर है स्क्वायर, तो सबसे पहले उसके जो पेरीमीटर्स हैं उसको वो बनाएगा, पेरीमीटर्स पे जाएगा, और उसके बाद जो इसकी इनफिल डेंसिटी है, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से ये इसको फिल करेगा। पैटर्न कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर बीच में बाद में फिल करेगा। तो यहाँ से एक वर्ड आता है इनफिल। तो इनफिल डेंसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये देखना है कि जो मटेरियल है वो कितने परसेंट आपको अंदर फिल करना है, 10% करना है, 15% करना है, 20% करना है, 100% करना है। 100% का मतलब पूरा सॉलिड हो जाएगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा सॉलिड प्रिंट होगा, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा इनफिल डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रेंथ होगा आपके ऑब्जेक्ट में। जो ऑब्जेक्ट आप प्रिंट कर रहे हैं उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ होगी जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, ठीक है। तो और जितनी कम डेंसिटी होगी उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, लेकिन टाइम उतना ही कम लगेगा। तो यहाँ से ये हमने सीखा। उसके बाद लेयर एडिशन, यानी जेड एक्सिस रेज करेगा, या तो जेड एक्सिस रेज करेगा या नीचे की तरफ जाएगा विद लेयर हाइट, यानी कि जो भी लेयर हाइट होगी, एक लेयर की हाइट मान लीजिए 0.2 mm है, तो क्या होगा कि एक लेयर डिपॉजिट होने के बाद जो आपका ये प्लेटफॉर्म है ये नीचे की तरफ 0.2 mm मूव कर जाएगा, ठीक है। और जब मूव कर जाएगा तो जो नेक्स्ट लेयर है वो उसके ऊपर, यानी कि जो लेयर पहले से आपने उसके ऊपर बिछाई थी उसी के ऊपर नेक्स्ट लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। और फिर क्या होगा, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, जो प्लास्टिक है वो कूल करेगा, बॉन्ड करेगा अपने नीचे वाली लेयर के साथ और वो हार्डन हो जाएगा, ठीक है। और आफ्टर दैट जब पूरा का पूरा ये प्रोसेस रिपीट होते होते जब आपका पूरा प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा, तब आप क्या करोगे, अगर कोई सपोर्ट है तो उसको आप रिमूव करोगे और थोड़ी सी क्लीनिंग करोगे, जो सरफेस है उसको थोड़ा सा क्लीन करोगे। कैसे, सैंडिंग कर सकते हो आप उसकी। और अगर आपने ABS मटेरियल यूज़ कर रखा है, ABS, ठीक है, जो आपका फिलामेंट है वो अगर ABS मटेरियल का है तो आप उसको एसीटोन से स्मूदिंग भी कर सकते हो, एसीटोन से उसकी स्मूदिंग भी कर सकते हो अच्छी क्वालिटी के लिए, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा FDM में। आगे चलते हैं, कुछ FDM की टेक्निकल डिटेल्स देख लेते हैं और कुछ क्या मटेरियल यूज़ होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मटेरियल कौन कौन से यूज़ होते हैं उस पर हम लोग नज़र डालते हैं। PLA, जो PLA है आपका उसका फुल फॉर्म है पॉलीलैक्टिक एसिड, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा आसान है प्रिंट करना इसको। टेम्परेचर भी इसका लो है, यानी नोजल टेम्परेचर इसमें आपको कम आवश्यकता होगी और बाकी मटेरियल के कंपैरिजन में। सबसे बड़ी बात है ये बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। ये जो आपका PLA फिलामेंट है वो बायोडिग्रेडेबल है, ये बहुत अच्छी बात है। और इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिलामेंट, ये बहुत कॉमनली यूज फिलामेंट है, चीप भी है, आप सस्ता भी कह सकते हैं उसको। तो सबसे ज़्यादा आपको PLA ही देखने को मिलेगा 3D प्रिंटिंग में। उसके बाद जो आपका आता है मटेरियल वो है ABS, इसका फुल फॉर्म है एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, ठीक है। ये थोड़ा टफर है, हायर टेम्परेचर इज नीडेड अप टू 250-240 डिग्री सेल्सियस, बट इट कैन वार्प, यानी कि ये बेंड हो सकता है, ठीक है, बेंड हो सकता है। और इट इज़ यूज्ड फॉर फंक्शनल पार्ट, अगर आपको कोई फंक्शनल पार्ट बनाना है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो मटेरियल है वो है PETG, ये ABS की तरह है लेकिन ईजियर टू प्रिंट है, बेटर लेयर एडहेजन है इसके अंदर। उसके बाद आपके पास नायलॉन के फिलामेंट भी हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और हायर टेम्परेचर इनको लेकिन चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फिलामेंट भी आते हैं, कार्बन फिलामेंट आते हैं जो आपके स्ट्रॉन्गर हैं और हल्के हैं, वुड फिल्ड फिलामेंट्स भी आते हैं जो लकड़ी की तरह आपको दिखते हैं। फ्लेक्सिबल TPU आते हैं, यानी TPU जो फिलामेंट है वो आपका फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि आपको कोई सॉफ्ट मटेरियल बनाना है जो बेंड हो सके,
फ्लेक्सिबल हो तो TPU से बना सकते हैं। और भी बहुत से ऑप्शंस हैं इसके अंदर, बहुत अनलिमिटेड ऑप्शन हैं FDM के अंदर जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसेस क्लासिफिकेशन क्या है? एज़ पर ISO और ASTM स्टैंडर्ड्स, ये जो प्रोसेस है FDM, इसको उन्होंने कैटेगरी में रखा है मटेरियल एक्सट्रूजन, यानी कि इसके अंदर मटेरियल का एक्सट्रूजन हो रहा है, ठीक है, तो इसको हमने कैटेगराइज किया है मटेरियल एक्सट्रूजन में। लेयर हाइट, जो लेयर है, जो पहली लेयर है, दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, उसकी जो हाइट है, उसकी जो हाइट है वो कितनी होगी? यहाँ पर 0.1 to 0.3 mm, ठीक है, 0.1 to 0.3 mm। अगर आपकी लेयर हाइट कम है तो मोर डिटेल्ड आपका प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपने लेयर हाइट 0.3 mm रखी, फास्टर टू प्रिंट बट द सरफेस फिनिश विल नॉट बी वेरी गुड, ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। रेंज भी हमें याद रखनी है। नोजल टेम्परेचर, PLA के लिए नॉर्मली 200 to 210 डिग्री सेल्सियस आपका नोजल टेम्परेचर होना चाहिए। कुछ PLA हैं, कुछ वेरिएंट्स हैं PLA के जिसमें 220 डिग्री सेल्सियस तक भी आपका टेम्परेचर चाहिए होता है। जो ABS है आपका मटेरियल, उसमें 220 से 250 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए आपका नोजल का टेम्परेचर। जो PETG है वो 220 से 250 उसका भी टेम्परेचर होना चाहिए। और नायलॉन को मेल्ट करने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, वो 250 to 270 डिग्री सेल्सियस इसका नोजल टेम्परेचर होना चाहिए आपके 3D प्रिंटर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस देख लेते हैं। FDM जो है आपका, FDM का जो एडवांटेज है वो क्या है कि ये लोवेस्ट कॉस्ट है, यानी कि जो अदर टेक्नोलॉजी हैं जैसे SLA है, SLS है, जो आगे हम देखेंगे, उनसे काफ़ी सस्ता है, ठीक है। 1 से 2 लाख के बीच में अच्छी हाई क्वालिटी मशीन मिल जाती है और इंडस्ट्रियल मशीन 5 लाख में तक मिल जाती है, अफोर्डेबल है। ईजीएस्ट टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट करना बहुत आसान है। फिलामेंट को लोड करिए, अपनी G कोड फाइल वहाँ पर भेजिए और प्रिंट बटन दबाइए और प्रिंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मैनी मटेरियल ऑप्शंस, यहाँ पे बहुत ऑप्शंस है, PLA, ABS, नाइलॉन और बहुत फ्लेक्सिबल TPU, बहुत से ऑप्शंस हैं आपके पास मटेरियल के लिए। गुड फॉर फंक्शनल प्रोटोटाइप्स, यानी अगर आपको प्रोटोटाइप डेवलप करना है जो फंक्शनल हो, उनको डेवलप करने के लिए भी आप FDM टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लार्ज बिल्ड वॉल्यूम, 30 by 30 सेंटीमीटर पार्ट भी आप इससे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस देख लेते हैं। लिमिटेशन क्या है? विजिबल लेयर लाइंस, यहाँ पर आपको लेयर लाइंस दिखेंगी, जो सरफेस इज स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, नॉट स्मूथ। क्यों? लेयर लाइंस रहेंगी, उसकी जो लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग हो रही है उसकी जो लेयर लाइंस हैं वो आपको दिखेंगी बाहर से। इट इज़ वीकर इन Z डायरेक्शन, देखिए Z डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि आपने लेयर बाय लेयर प्रिंट किया, ठीक है, एक लेयर उसके ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, तो फ्यूज़न तो हो रहा है, ये आपस में फ्यूज़ तो कर रही हैं लेयर्स, लेकिन इनका जो स्ट्रेंथ होगा कंपेयर टू X एंड Y डायरेक्शन, जो Z डायरेक्शन के अंदर जो स्ट्रेंथ होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है। वीकर इन परपेंडिकुलर Z डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शनल वीकनेस देखने को मिलेगी। सपोर्ट्स आर मेसी, जो सपोर्ट, क्योंकि देखिए यहाँ जब भी ओवर हैंगिंग सेक्शंस होंगी तो वहाँ सपोर्ट चाहिए होगा, और उसको आप रिमूव करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको अच्छी फिनिश ना आए, स्कार्स वहाँ पर आ जाएं, क्योंकि आप जब रिमूव करोगे तो टूट भी सकता है, ठीक है। लिमिटेड रेजोल्यूशन, फाइन फीचर्स जैसे थिन वॉल्स हैं, स्मॉल होल्स हैं, आर डिफ़िकल्ट टू मेक फ्रॉम FDM टेक्नोलॉजी। मिनिमम फीचर साइज इज़ 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर से छोटा अगर कोई साइज़ होगा होल का या किसी भी फीचर का तो वो बनाना इससे मुश्किल है, ठीक है। प्रिंट टाइम स्लोअर देन SLA फॉर द सेम वॉल्यूम, कॉम्प्लेक्स पार्ट माइट टेक 20+ आवर्स, यानी कि यहाँ पर क्या है कि ये प्रोसेस SLA से स्लो है, ठीक है। SLA जो टेक्नोलॉजी हम आगे देखेंगे उससे स्लो है, और कॉम्प्लेक्स पार्ट अगर आप बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा समय, एक दिन पूरा लग सकता है, 20 आवर्स 30 आवर्स भी लग सकते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं SLA टेक्नोलॉजी के पास, ठीक है। अब हम देखते हैं ये भी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है लेकिन FDM से थोड़ा सा अलग। तो SLA क्या है? सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, स्टीरियोलिथोग्राफी, ठीक है, स्टीरियोलिथोग्राफी। दिस इज़ मोर सोफिस्टिकेटेड, ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है एज़ कम्पेयर टू FDM। प्रोड्यूसेस मच स्मूदर पार्ट, स्मूथ, बहुत स्मूथ, यानी कि यहाँ पर जैसे वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि लेयर लाइंस दिख रही थी, यहाँ पर स्मूथ पार्ट बनेगा आपका। अब हम इसको कैसे सोच सकते हैं? इसको हम सोच सकते हैं कि आप ये समझिए कि आपके पास एक लेज़र की पेन है,
ठीक है। और एक लिक्विड है प्लास्टिक फॉर्म में, जो है जो प्लास्टिक है वो लिक्विड फॉर्म में है, ट्रे के अंदर रखा हुआ, और आप लेज़र से स्कैन करते हैं एक लेयर, और वो क्या करती है, वो लेयर सॉलिडिफाई हो जाती है इंस्टेंटली। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा उस लेयर को नीचे ले आते हैं, फिर एक लिक्विड की लेयर ऊपर आती है, फिर से आप उस आपकी पेन से फिर से स्कैन करते हो, और फिर से वो दूसरी लेयर भी सॉलिडिफाई हो जाती है, फिर तीसरी लेयर सॉलिडिफाई हो जाती है, और ऐसे ऐसे करते करते पूरा पार्ट आपका मैन्युफैक्चर हो जाता है। आप इस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, SLA आपका FDM से अलग कैसे है? इंस्टेड ऑफ फिलामेंट, SLA के अंदर लिक्विड फोटोपॉलीमर रेजिन इन अ टैंक इज यूज्ड। यानी कि वहाँ पर आपने क्या देखा था, FDM में आपका सॉलिड फॉर्म में प्लास्टिक था, जो भी प्लास्टिक था वो सॉलिड फॉर्म में था, वायर के फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पर किस फॉर्म में है, लिक्विड फोटोपॉलीमर यूज़ हो रहा है, रेजिन, और वो भी टैंक के अंदर रहेगा। एक टैंक के अंदर लिक्विड फॉर्म में पॉलीमर रेजिन, फोटोपॉलीमर रेजिन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है UV लेज़र, यानी अल्ट्रा वायलेट लेज़र जो है लाइट, वो इस्तेमाल हो रही है टू स्कैन द लिक्विड सरफेस, ठीक है। वेयर एवर द लेज़र शाइन्स द रेजिन पॉलीमराइजेस कन्वर्ट्स फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है। जहाँ जहाँ वो लेज़र लाइट पड़ती है वहाँ वहाँ पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाता है रेजिन में, और वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है ट्रिगर्ड बाय लाइट नॉट बाय हीट। यहाँ पर हीट का कोई काम नहीं है, यहाँ पर लाइट की मदद से आप केमिकल रिएक्शन इनिशिएट करते हैं, और केमिकल रिएक्शन होने से, पॉलीमराइजेशन होने से लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो SLA और FDM को अलग करता है, SLA को FDM से अलग करता है, ठीक है। अच्छा, SLA का इस्तेमाल क्यों किया जाए, इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये देखने में, तो इसका इस्तेमाल क्यों किया जाए? फॉर स्मूथ सरफेस फिनिश, बिकॉज द लेज़र स्पॉट इज टाइनी। जो लेज़र का स्पॉट है वो बहुत टाइनी है, 25 to 100 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। तो फाइनल डिटेल हमें मिलती है, और हमारा जो सरफेस फिनिश है वो बहुत अच्छी आती है SLA में। नो विजिबल लेयर्स, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपका जो सरफेस है वो बिल्कुल पॉलिश दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा, बिना किसी विजिबल लेयर्स के। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, इंट्रिकेट अंडरकट्स, थिन वॉल्स, सब पॉसिबल है आपके SLA में, ठीक है। हाई प्रिसीजन, डायमेंशनल टॉलरेंस इज 0.1 mm आर टिपिकल, यानी कि 0.1 mm की टॉलरेंस के साथ भी आप प्रोडक्ट को बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है, समस्या क्या है कि कॉस्ट हाइयर है, पैसा बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसका जो सेटअप कॉस्ट है वो बहुत महंगा है एज़ कम्पेयर टू FDM। प्रोसेस इज़ मेसियर इसलिए है क्योंकि आपका लिक्विड फॉर्म में एक टैंक होगा जिसमें लिक्विड फॉर्म में पॉलीमर आपका रखा होगा, और जो रेजिन्स होते हैं वो सेंसिटिव भी होते हैं, तो इसलिए जो है थोड़ा सा ये मेसी भी है, ठीक है। आगे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर SLA का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको एक लेज़र लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, लेज़र लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, UV लाइट। उसके बाद आपका फोटो पॉलीमर होगा, लिक्विड फॉर्म, एक टैंक होगा, यहाँ वैट लिखा हुआ है, यही एक टैंक है, वो टैंक होगा, टैंक के अंदर आपका फोटो पॉलीमर होगा। यहाँ पर ये आपका प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है, और ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है। होगा क्या कि ये प्लेटफॉर्म पहले ऊपर होगा, ठीक है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपका पहले यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ ऊपर बिल्कुल टॉप सरफेस पे, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होगा कि ये लेज़र लाइट पहली लेयर पे, यानी कि जो भी थिकनेस होगा उतनी थिकनेस का ही बस खाली यहाँ लिक्विड लेयर यहाँ इसके ऊपर छोड़ी जाएगी। तो लेज़र लाइट जहाँ जहाँ पड़ेगी वहाँ वहाँ केमिकल रिएक्शन होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, और वो सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। फिर ये थोड़ा सा लेयर अपनी थिकनेस के अनुसार इसको हम नीचे लेकर आएंगे। तो क्या होगा कि ये जो प्लेटफॉर्म था इसके ऊपर तो ये वाली लेयर छप गई, ये वाली प्रिंट हो गई, सॉलिडिफाई हो गई, तो ये लेयर नीचे आ गई। अब लिक्विड की एक लेयर इसके ऊपर आ जाएगी, फिर से आपका लेज़र उसके ऊपर स्कैन करेगा या लेज़र लाइट उस पर पड़ेगी, जहाँ जहाँ पड़ेगी वहाँ वहाँ वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करते हुए ये नीचे चलता चला जाएगा, और अंत में जब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा तो इस प्लेटफॉर्म को ऊपर बाहर निकाल लेंगे, और आप इसको क्योर वगैरह कर लेंगे, साफ़ वगैरह कर लेंगे, उसके बाद आपका प्रोडक्ट बन गया। तो एक बार स्टेप बाय स्टेप भी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो है वेट फिलिंग, ठीक है। वेट फिलिंग का मतलब क्या है कि जो फोटो पॉलीमर रेजिन है वो टैंक के अंदर भरा जाएगा,
और प्लेटफॉर्म को पोजीशन किया जाएगा स्लाइटली अबव द सरफेस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसको पोजीशनिंग की जाएगी लेयर के अनुसार कि कितनी लेयर की थिकनेस ऑफ जो ये लिक्विड है वो ऊपर होगा प्लेटफॉर्म के शुरुआत में। फिर सेकंड नंबर पे लेयर एक्सपोजर, जो यूवी लेज़र स्कैन है वो 2D क्रॉस सेक्शन को स्कैन करेगा, यानी कि वहाँ लाइट पड़ेगी। क्योरिंग रेजिन, यानी कि रेजिन को क्योर करेगा वेयर द बीम हिट्स, जहाँ जहाँ बीम पड़ेगी वहाँ रेजिन क्योर हो जाएगा। क्योरिंग मैकेनिज्म क्या है, लाइट एक्टिवेट कर देगा केमिकल रिएक्शन और जो आपका लिक्विड मोनोमर है वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड पॉलीमर में। ठीक है, उसके बाद प्लेटफॉर्म लिफ्ट, जो प्लेटफॉर्म है वो मैंने आपसे बताया कि वो थोड़ा सा नीचे जाएगा लेयर थिकनेस के अनुसार, जितनी भी लेयर थिकनेस रखनी होगी उसके अनुसार वो नीचे जाएगा और जो फ्रेश रेजिन है, जो लिक्विड रेजिन है वो आपका ऊपर आ जाएगा उसके। फिर आपका क्या होगा, दोबारा से आपका जो है लेयर एक्सपोजर होगा, यानी कि यूवी लेज़र स्कैन करेगा, क्योर करेगा। ठीक है, जो प्रीवियस वाली लेयर थी उसके ऊपर जो लिक्विड आ गया है उसको स्कैन करेगा, उसके ऊपर बीम पड़ेगी, यूवी लाइट पड़ेगी और वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा और फिर प्लेटफॉर्म थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। फिर ऐसे करते 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 पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा। आफ्टर दैट जब पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा तो पोस्ट प्रोसेसिंग किया जाएगा। पोस्ट प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले जब बाहर निकालेंगे प्रोडक्ट को, बाहर निकालने के बाद आप आइसोप्रोपिल अल्कोहल से इसको धुलेंगे। ठीक है, इसको जो आपका प्रोडक्ट है उसको आइसोप्रोपिल अल्कोहल से उसको आप धुलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, यूवी पोस्ट किया, यानी कि यूवी लाइट की मदद से उसको क्योर, दोबारा से क्योर कर सकते हैं बाहर निकालने के बाद। कुछ सपोर्ट्स होंगे उनको आप रिमूव करेंगे, अगर सैंडिंग की ज़रूरत है तो सैंडिंग भी करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ ये है, अलग क्या है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल से आप इसको क्योर करेंगे, रिंस करेंगे बाद में। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट स्टेप होंगे SLA में। कुछ टेक्निकल डिटेल्स और मटेरियल्स देख लेते हैं। SLA में क्या इस्तेमाल होता है। रेजिन के कई तरीके के रेजिन यहाँ इस्तेमाल होते हैं। स्टैंडर्ड रेजिन, स्टैंडर्ड जो जनरल पर्पस रेजिन है, गुड बैलेंस फॉर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, टफ रेजिन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो आप जिसका हायर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होगी। कुछ फ्लेक्सिबल रेजिन्स हैं जैसे रबर की तरह, सॉफ्ट पार्ट्स बनाने के लिए। डेंटल रेजिन्स, बायोकम्पैटिबल फॉर डेंटल मॉडल, यानी कि डेंटल मॉडल कुछ बनाना है, इम्प्लांट वगैरह, तो आप डेंटल रेजिन का इस्तेमाल करेंगे। कास्टेबल रेजिन, स्पेशल फॉर्मुलेशन कैन बी मेल्टेड आउट, यूज्ड इन ज्वेलरी कास्टिंग, अगर कोई ज्वेलरी वगैरह बना रहे हैं तो आप कास्टेबल रेजिन का इस्तेमाल करेंगे। हाई टेम्परेचर रेजिन्स में मेंटेन प्रॉपर्टीज़ अप टू 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके के कई अलग अलग तरीके के रेजिन आपको मिलते हैं जिनका इस्तेमाल आप अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। प्रोसेस क्लासिफिकेशन क्या है, ISO स्टैंडर्ड के अनुसार इसको आपने रखा है वैट फोटो पॉलीमराइजेशन कैटेगरी में। जैसे FDM को रखा गया था मटेरियल एक्सट्रूजन में, इसको कहाँ रखा गया है, वैट फोटो पॉलीमराइजेशन कैटेगरी में रखा गया है। लेयर हाइट, लेयर हाइट देखेंगे यहाँ बहुत फाइन है। फाइन है क्यों, 0.025 mm से 0.1 mm, यानी कि लेयर हाइट हो सकती है। और FDM में कितनी थी, 0.1 से 0.3 mm थी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो 0.025 से 0.1, ठीक है, मच थिनर जो है आपकी लेयर मिलेंगी। इसी वजह से वो स्मूथ बन रहा था, इसीलिए डिटेल इसकी अच्छी बनती है। पहले ही हमने आपको बताया। रेजोल्यूशन, द लेज़र बीम डायमीटर डिटरमाइंस द फीचर साइज। ठीक है, तो जो है 0.3 से 0.5 mm तक हो सकती है। 3 से 5 गुना बेटर फिनिश आपको मिलेगा FDM में, FDM के मुकाबले। ठीक है, इसमें लाइट सोर्स पहले ही आपको पता है कि UV अल्ट्रा वायलेट लेज़र होगा जिसका वेवलेंथ 405 नैनोमीटर या 375 नैनोमीटर होगा। सम न्यू मशीन्स यूज़ LED, कुछ मशीनें और आ गई हैं एडवांस जिसमें LED एरेज होंगी इंस्टेड ऑफ लेज़र्स, लेकिन वहाँ पर टेक्नोलॉजी वही होगी, फोटो पॉलीमराइजेशन ही रहा होगा, यानी कि फोटॉन्स की मदद से, लाइट की मदद से पॉलीमराइजेशन इनिशिएट करने का ही प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक है, एक्यूरेसी, डायमेंशनल टॉलरेंस यहाँ पर 0.1 mm। ठीक है, बेटर देन FDM में क्या था, 0.3 से 0.5 mm टॉलरेंस था, यहाँ पर 0.1 mm टॉलरेंस है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है प्रोसेस एज कम्पेयर टू FDM। लेकिन समस्या क्या है, कॉस्टली। एडवांटेज देख लेते हैं इसके। स्मूथ सरफेस फिनिश हमने देख लिया है। हाई डिटेल एंड प्रिसीजन टॉलरेंस वगैरह बहुत अच्छा है। हाई डिटेल में आपका प्रोडक्ट बनेगा, सरफेस फिनिश काफ़ी अच्छी होगी।
फाइन फीचर्स, यू कैन प्रिंट थ्रेड्स यानी कि जो आपके जो थ्रेड्स होती हैं, जैसे आपने बोल्ट वगैरह बनाया वहाँ थ्रेड्स हैं, बहुत कम साइज़ के होल हैं, 0.5 मिलीमीटर के भी होल हों, स्मॉल होल, वो भी डिटेल्स के साथ अच्छे बन जाते हैं। एक्सेलेंट फॉर विजुअल मॉडल, देखने के लिए अगर आपको कोई मॉडल बनाना है या कोई आपको मूर्ति बनानी है तो विजुअल मॉडल्स बनाने तैयार करने तो बहुत अच्छा बनेगा इससे। आइडियल फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सच एज डेंटल, ज्वेलरी एंड मेडिकल मॉडल्स, ठीक है, डेंटल इम्प्लांट्स, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें बनानी है तो बहुत अच्छी तरीके से आपका इसके अंदर गुड सरफेस फिनिश के साथ आपको मिलेगा। लिमिटेशंस क्या है? रेजिन इज़ मेसी एंड टॉक्सिक, जो इसके अंदर रेजिन यूज़ हो रहा है, जो केमिकल लिक्विड यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसको केयरफुल हैंडलिंग चाहिए, गुड वेंटिलेशन चाहिए आपको वहाँ पर, प्रोटेक्टिव गियर पहनना होगा। पोस्ट क्योर अंडर यूवी कैन बी अनकंफर्टेबल, यूवी लाइट के अंडर में जो पोस्ट क्योर किया जाता है निकालने के बाद प्रोडक्ट को, वो आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। हाइयर मशीन कॉस्ट, पहले ही हमें पता है कि यहाँ पर जो मशीन कॉस्ट है बहुत हाई एंड पे है, 20 से 50 लाख की जो है मशीन आ सकती है, इंडस्ट्रियल मशीन की बात हो रही है, सिंपल मशीन की नहीं, ठीक है। हाइयर मटेरियल कॉस्ट, जो आपका मटेरियल है रेजिन वो भी बहुत महंगा है, 3 से 5 हज़ार पर लीटर मिल रहा है, ठीक है, तो इसलिए जो है ये मटेरियल का भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सपोर्ट्स स्टिल रिक्वायर्ड, अच्छा यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, यहाँ सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। पार्ट्स कैन बी ब्रिटल, जो पार्ट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द रेजिन टाइप, पार्ट्स कैन समटाइम बी रिजिड बट कैन ब्रेक अंडर द इम्पैक्ट, नॉट आइडियल फॉर फ्लेक्स एंड टफनेस, ठीक है, टफनेस ज़्यादा नहीं होती है पार्ट्स की रेजिन्स की, जो रेजिन से बनते हैं। एनवायरमेंटल डिस्पोजल, यानी कि जो अनक्योर्ड रेजिन है, जो रेजिन बच गया, भाई जो टैंक था उसके अंदर बहुत सा रेजिन बच गया, उसको बहुत सावधानी से आपको उसको डिस्पोज करना पड़ेगा, नहीं तो वो एनवायरनमेंट के लिए खतरा बन सकता है, ठीक है। तो बहुत ये सारी समस्याएं आपको इस SLA के साथ देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है SLS, ये भी एक 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग, ठीक है, सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग, दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड इंडस्ट्रियल ऑफ 3, ये जो 3 हम देख रहे हैं, कौन सा, FDM, SLA और SLS, उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल और इंडस्ट्रियल जो है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो SLS ही है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आप इमेजिन करें एक बॉक्स है, उसके अंदर आपका फाइन प्लास्टिक पाउडर है और एक लेज़र स्कैन करता है पाउडर के अंदर, मेल्ट करता है पाउडर को और फ्यूज़ कर देता है पार्टिकल्स एग्जैक्टली वेयर यू वांट अ सॉलिड मटेरियल। द अनफ्यूज्ड पाउडर अराउंड द पार्ट एक्ट लाइक अ बिल्ट इन सपोर्ट, जो अनफ्यूज्ड पार्ट है, जो पाउडर है वो आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा, और जो फ्यूज़ कर दिया आपने लेज़र की मदद से वो सॉलिडिफाई हो गया, और जैसे ही वो कंप्लीट होता है सारा सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस, आप उसको पार्ट को वहाँ से पाउडर के जो ढेर है उसके अंदर से बाहर निकाल लें। तो अगर आप इस तरह से इमेजिन करें तो उसको आप समझ सकते हैं कि ये SLS टेक्नोलॉजी का कोर है, इसी तरीके से SLS में प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। डिफरेंस देख लेते हैं कि FDM और SLA से क्या इसमें अंतर है। सबसे पहला अंतर है कि सॉलिड मटेरियल डज नॉट नीड एक्सटर्नल सपोर्ट, यहाँ पर आपको एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। SLS में यानी सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग में आपको एक्सटर्नल सपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो सराउंडिंग पाउडर है वही आपका सपोर्ट का काम कर देता है। जो मटेरियल है यहाँ ये पाउडर फॉर्म में है, नॉट इन फॉर्म ऑफ फिलामेंट और नॉट इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। जो लेज़र लाइट यूज़ हो रही है वो COT लेज़र इज CO2 लेज़र, ठीक है, इंफ्रारेड 10.6 माइक्रोमीटर वेवलेंथ की, विच हीट्स एंड मेल्ट्स द पाउडर, ठीक है। यहाँ वहाँ पहले जो SLA था उसके अंदर क्या हो रहा था कि जो UV लेज़र वहाँ पर यूज़ हो रहा था, यहाँ पर लेज़र इज CO2। प्रोसेस इज सिंटरिंग, यहाँ पर प्रोसेस क्या है, सिंटरिंग प्रोसेस है। सिंटरिंग क्या होता है, मेल्टिंग पार्टिकल सरफेसेस टू फ्यूज देम नॉट फुल्ली मेल्टिंग, यानी पूरी तरीके से हम उसको मेल्ट नहीं कर रहे हैं, यानी लिक्विफाई नहीं कर रहे हैं। जो आपका पाउडर है उस पर जब लेज़र लाइट पड़ रही है तो वो पार्शली उसको मेल्ट कर रही है, हल्का सा मेल्ट करके और आपस में चिपका दे रही है, ठीक है, आपस में फ्यूज़ कर दे रही है, पूरा का पूरा वो उसको मेल्ट नहीं कर रही है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग सिंटरिंग कहते हैं। ये डायग्राम भी यहाँ पर हमने दिया हुआ है, आगे हम लोग इसका प्रोसेस समझेंगे।
आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। देखिए ये लेज़र स्कैनर, ये आपका कंपोनेंट होगा जहाँ पर लेज़र लाइट होगी और वो एक्स वाई डायरेक्शन में मूव कर सकती है वो लेज़र लाइट। ठीक है, यहाँ पर आपके दो दिख रहे हैं आपके बेसिन, एक के अंदर ये पाउडर भरा हुआ है। ठीक है, जो भी पाउडर है मटेरियल आपने यूज़ करना है उसका पाउडर है, और यहाँ पर आपका ये पार्ट बन रहा है, ये पार्ट बन रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये वाला जो आपका पिस्टन है ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है और ये ऊपर की तरफ धीरे धीरे मूव करेगा। कैसे करेगा आप स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्री हीटिंग। द पाउडर बेड हीटेड नियरली मेल्टिंग पॉइंट टू रिड्यूस द लेज़र एनर्जी एंड थर्मल स्ट्रेस। सबसे पहले जो पाउडर है आपका उसको हम लोग प्री हीट रखेंगे। प्री हीट क्यों करेंगे, ताकि जो आपका लेज़र लाइट की एनर्जी वो कम से कम इस्तेमाल हो। ठीक है, थर्मल स्ट्रेसेस कम से कम जनरेट हो, यानी कि एकदम से ही आपने बहुत ज़्यादा हाई हीट जब भेजेंगे तो हो सकता है कि जो इधर उधर के लेयर्स हैं उसमें जब टेम्परेचर जाए, उसका भी टेम्परेचर राइज हो तो वहाँ पर भी कुछ मेल्टिंग हो जाए। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हम पहले से प्री हीट करके रखेंगे ताकि कम से कम लेज़र लाइट की एनर्जी इस्तेमाल हो। उसके बाद पाउडर स्प्रेडिंग, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका एक रोलर है, यहाँ पर पाउडर है, ये प्रीहीटेड पाउडर है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर बेड जो था, ये बेड पहले ऊपर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, ये पिस्टन यहाँ पर होगा, तो एक लेयर यहाँ पर ये बिछा देगा। एक लेयर बिछा दिया इसने पाउडर की, पाउडर स्प्रेड कर दिया इसने, रोलर ने या ब्लेड ने, जैसे भी आप करें। रिकोस्टर ब्लेड स्प्रेड्स द थिन यूनिफॉर्म पाउडर लेयर। यूनिफॉर्म पाउडर लेयर यहाँ पर बिछा दी जाएगी। ये लेज़र लाइट स्कैन करेगी, इसको 2D स्कैन करेगी, यानी कि जहाँ जहाँ लेज़र लाइट पड़ेगी वहाँ वहाँ मेल्टिंग सिंटरिंग होगी और आपस में वो फ्यूज़ कर जाएगा पार्टिकल्स, पाउडर के पार्टिकल्स। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या होगा, लेज़र सिंटरिंग। CO2 लेज़र स्कैन करेगा 2D क्रॉस सेक्शन, फ्यूजिंग द पाउडर वेयर द पार्ट एग्जिस्ट। जहाँ जहाँ पार्ट एग्जिस्ट करना था वहाँ वहाँ वो उसको फ्यूज़ कर देगा पाउडर को। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे सिंटरिंग मैकेनिज्म, लेज़र मेल्ट्स पार्टिकल सरफेसेस, पार्टिकल बॉन्ड्स टुगेदर विदाउट फुली मेल्टिंग। मैंने कहा फुली मेल्टिंग नहीं होगी, लेकिन हाँ इतनी हीट दी जाएगी उसको कि वो सेमी मेल्ट होगा और आपस में फ्यूज़ कर जाएगा वो पाउडर। ठीक है, उतना जितने पे पड़ेगी लाइट, पड़ गया, हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। ये जितनी भी लेयर थिकनेस होगी उसके अनुसार ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा नीचे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेयर बिछाया जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट लेयर ऑफ जो ये न्यू मटेरियल है, न्यू पाउडर, इसके ऊपर आ जाएगा दोबारा से, फिर से लेज़र स्कैन करेगा। उसके बाद जहाँ जहाँ स्कैन करेगा वो फ्यूज़ हो जाएगा। फिर ये थोड़ा सा नीचे आएगा लेयर हाइट के अनुसार, फिर यहाँ पर नया जो है पाउडर की लेयर बिछाई जाएगी इसके ऊपर, फिर से लेज़र स्कैन करेगा और ये जो है आपका प्रोसेस चलता रहेगा। यानी कि जो जेड मूवमेंट है, प्लेटफॉर्म लोअर करेगा, फ्रेश पाउडर स्प्रेड किया जाएगा और नेक्स्ट लेयर इज सिंटर्ड ऑन द टॉप। उसके जो प्रीवियस लेयर थी उसके ऊपर आपका नेक्स्ट लेयर आपकी सिंटर की जाएगी, यानी लेज़र लाइट पड़ेगी और वहाँ पे सॉलिडिफिकेशन होगा और ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा जब तक आपका पूरा प्रोडक्ट बन नहीं जाता। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या होगा, कूलिंग एंड रिमूवल। पाउडर कूल करेगा, थोड़ी देर आपको देना पड़ेगा ताकि सारा का सारा पाउडर कूल हो जाए। अनफ्यूज्ड पाउडर को रिमूव करेंगे और उसको रिकवर करेंगे, यानी कि जो अनफ्यूज्ड पाउडर है, कुछ पाउडर ऐसा भी तो होगा जो रह गया होगा, जो फ्यूज़ नहीं हो। देखिए यहाँ पर ये वाला एक्स्ट्रा जो पाउडर है उसको हम लोग दोबारा से इस्तेमाल कर लेंगे। अगली बार कुछ और प्रोडक्ट बनाना होगा तो इस पाउडर को हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, पार्ट को हम लोग इस पाउडर के जो केक है इसके अंदर से इस पार्ट को बाहर निकाल लेंगे। हमारा हो गया प्रोसेस कंप्लीट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ टेक्निकल डिटेल्स और मटेरियल्स देखते हैं क्या क्या इस्तेमाल होता है। यहाँ पे नाइलॉन 11, नाइलॉन 12 जो मोस्ट कॉमन है, गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की, ड्यूरेबल है, इसका इस्तेमाल होता है पाउडर फॉर्म में। ग्लास फिल्ड नाइलॉन का भी इस्तेमाल होता है जहाँ पर ये स्ट्रॉन्गर है, बेटर फॉर स्ट्रक्चरल पार्ट। अगर आपको कोई मैकेनिकल कंपोनेंट वगैरह बनाना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बन फिल्ड नाइलॉन भी यूज़ होता है जो लाइटर होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी अच्छी होगी। TPU यानी थर्मोप्लास्टिक यूरिथेन, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था इसका फिलामेंट भी आता है, यानी FDM में भी यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए।
ठीक है। अगर आपको फ्लेक्सिबल पार्ट बनाना है, रबर लाइक पार्ट बनाना है, तो आप टीपीयू का इस्तेमाल करेंगे। और मेटल का भी पाउडर, एल्युमिनियम, टाइटेनियम विद स्पेशल इक्विपमेंट आप SCLS में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि थोड़ा बहुत आपको जो इक्विपमेंट था उसमें चेंज करना पड़ेगा मेटल को प्रिंट करने के लिए, थोड़ा महंगा और ज़्यादा हो जाएगा, तो वो भी आप उस पर भी रिसर्च चल रही है। ठीक है। नायलॉन का इस्तेमाल ज़्यादा क्यों हो रहा है यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो राइट हैं, बहुत सही हैं। मेल्ट्स एट कंट्रोल टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये मेल्ट भी हो जाता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी अच्छी है जब ये सॉलिड हो जाता है। कैन बी सिंटर्ड, ये आसानी से इसका जो पाउडर है वो फ्यूज़ हो जाता है आपस में बिना पूरा मेल्ट हुए। कैन बी रिकवर्ड एंड रीयूज्ड, जो आपका पाउडर सिंटर नहीं हुआ है, जो मेल्ट नहीं हुआ है, उस पाउडर को आप दोबारा से रिकवर करके रीयूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से नायलॉन का इस्तेमाल यहाँ पर SLS में ज़्यादा होता है। प्रोसेस क्लासिफिकेशन, ISO के अनुसार इसको कहाँ पर रखा गया है, किस कैटेगरी में, पाउडर बेड फ्यूज़न, यानी पाउडर फेड बेड फ्यूज़न के अंडर में इसको रखा गया है। ठीक है। और भी इसके बहुत से रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, जैसे SLM, लेज़र मेल्टिंग, DMLS। ठीक है। डायरेक्ट मेटल वाला भी अब आजकल आने लगा है 3D प्रिंटर। लेयर हाइट देख लेते हैं, 50 to 200 माइक्रोमीटर, 0.05 से 0.2 mm। ठीक है। थिकर देन SLA से थिकर है, बिकॉज पाउडर पार्टिकल्स आर लार्ज। ठीक है, लेकिन FDM से अच्छा है। लेज़र स्पेक्स, यानी कि लेज़र का क्या है स्पेसिफिकेशन, CO2 लेज़र यहाँ इस्तेमाल होता है, 10 to 100 वाट्स। ठीक है। द इंफ्रारेड वेवलेंथ इज 10.6 माइक्रोमीटर, इज वेल ऑब्जर्व बाय पॉलीमर्स बट नॉट मेटल्स। देखिए पॉलीमर्स जो यूज़ हो रहे हैं, जो ऊपर नाइलॉन वगैरह ये सब यूज़ हो रहा है, TPU वगैरह यूज़ हो रहा है, तो वहाँ 10.6 नैनो माइक्रोमीटर का जो वेवलेंथ का इंफ्रारेड है लाइट, वो काम कर जाएगी। ठीक है। एक्यूरेसी क्या है इसकी, डायमेंशनल एक्यूरेसी इज 0.3 mm टिपिकल, नॉट एज टाइट एज SLA बट एक्सेप्टेबल। देखिए SLA के मुकाबले इसकी जो एक्यूरेसी है इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है। एडवांटेजेस देख लेते हैं इसकी, क्या एडवांटेजेस हैं। नो सपोर्ट्स नीडेड, सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी ये है कि नो सपोर्ट नीडेड, यहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो पाउडर है वो इटसेल्फ प्रोवाइड्स द सपोर्ट्स, दिस सेव्स पोस्ट प्रोसेसिंग टाइम एंड एलिमिनेट्स सपोर्ट स्कार्स। ठीक है, ये एलिमिनेशन हो जाता है। स्ट्रॉन्ग पार्ट्स, SLS parts have good tensile strength, impact resistance, suitable for functional and end use component, यानी end use component बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी इसकी स्ट्रेंथ है और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बनाने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इंटरनल कैविटीज़, थिन वॉल्स, मूविंग पार्ट्स, ऑल आर फिजिबल। बैच एफिशिएंट, मैनी स्मॉल पार्ट फिट इन वन बिल्ड, कॉस्ट पर पार्ट ड्रॉप्स एज यू प्रिंट मल्टीपल। ठीक है, तो इसमें आप मल्टीपल मैनी स्मॉल पार्ट आप एक साथ बना सकते हैं एक ही बिल्ड में। एक्सेलेंट फॉर लो वॉल्यूम प्रोडक्शन, 50 to 500 यूनिट्स, इकोनॉमिकल है, बेटर ROI देन इंजेक्शन मोल्डिंग फॉर स्मॉल बैचेस। स्मॉल बैचेस में जो ROI है वो बेटर है, इंजेक्शन मोल्डिंग से भी बेहतर है। लिमिटेशंस देख लेते हैं। हाई इक्विपमेंट कॉस्ट, तो इसका जो इक्विपमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, SLA से भी ज़्यादा है SLS का, 50 लाख। ठीक है, करोड़ों तक इसकी जो है कीमत जाती है। नॉट एक्सेसिबल फॉर स्मॉल लैब्स एंड स्टार्टअप्स। हाई एनर्जी कंजप्शन भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्री हीटिंग करना पड़ रहा है, मेंटेन करना पड़ रहा है पाउडर का टेम्परेचर। लेज़र का भी पावर बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है। स्लाइटली ग्रेनी सरफेस, जो सरफेस है इसका थोड़ा ग्रेनी स्ट्रक्चर टाइप का, क्योंकि जो अनफ्यूज्ड पाउडर है ना पार्टिकल, वो स्टिक कर जाता है सरफेस पे, तो उसकी वजह से मैटे सरफेस फिनिश आने लगती है उसकी। ठीक है, रफ सरफेस फिनिश आने लगती है थोड़ी सी। पाउडर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स, जो पाउडर है, पाउडर इज़ फाइन एंड हैजार्डस, रिक्वायर्स केयरफुल वेंटिलेशन, क्लाइमेट कंट्रोल, ह्यूमिडिटी वगैरह से पाउडर ख़राब हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। उसकी सफाई करनी पड़ेगी, उसको रीयूज़ करना है तो बहुत थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना पड़ेगा अपने एटमॉस्फेयर को भी वहाँ के। पाउडर डिस्पोजल, स्पेंट पाउडर रिक्वायर्स प्रॉपर डिस्पोजल, एनवायरनमेंट कंसर्न। अगर कोई पाउडर आपका ख़राब हो गया, मान लीजिए रीयूज़ करने लायक भी नहीं बचा, तो फिर उसको डिस्पोज भी अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो वो इन्वायरमेंटल कंसर्न खड़ा कर सकता है। लॉन्ग कूल डाउन, यानी कि जो पाउडर है, जो आपका जब सारा प्रोडक्ट बन गया उसके बाद भी आपको कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ता है, ताकि वो धीरे 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 कूल हो। ठीक है, और कूल होने में थोड़ा सा समय लग जाता है, घंटों का भी।
तो यहाँ पर हमारा लॉन्ग कूल डाउन भी एक जो है इसकी लिमिटेशन है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं कि क्या कंपैरिजन है FDM, SLA और SLS के अंदर। मटेरियल का फॉर्म क्या है, FDM में तो फिलामेंट होता है, वायर के फॉर्म में होता है, SLS में लिक्विड रेजिन और यहाँ पे पाउडर फॉर्म में। सरफेस फिनिश कैसी है, इसकी तो रफ है, लेयर्ड है, लेयर आपको दिखती है, इसकी सरफेस फिनिश काफ़ी अच्छी है और इसकी ग्रेनी। सपोर्ट्स, हाँ इसमें भी ज़रूरत होती है, SLA में भी ज़रूरत होती है और SLS में सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। कॉस्ट, ये 1 से 5 लाख के बीच में अच्छी से अच्छी मशीन आ जाती है। यहाँ मीडियम यानी कि यहाँ पे 20 से 50 लाख लगता है और यहाँ बहुत ज़्यादा SLS जो है पाउडर वाला जो है बहुत कॉस्टली है, वो है 50 लाख से अबव। बेस्ट यूज़, ये प्रोटोटाइप के लिए इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छा है, मॉडल को बनाने के लिए SLA, और एक्चुअल प्रोडक्शन पार्ट्स यानी एक्चुअल कंपोनेंट कोई बनाना है आपको, मैकेनिकल कंपोनेंट या फंक्शनल पार्ट, तो आप SLS का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस लेक्चर का जो की टेकअवेज हैं उसमें हम देख लेते हैं एक बार। FDM क्या है, चीपेस्ट है, सिंपलेस्ट है, बेस्ट फॉर बेसिक प्रोटोटाइप्स और हॉबी के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, विजिबल लेयर लाइंस आपको दिखती है। SLA में क्या है, बेस्ट डिटेल स्मूथनेस आपको मिलेगी, आइडियल फॉर मॉडल, ज्वेलरी, डेंटल्स, लेकिन कॉस्ट इसकी हाई है और मैसी भी है क्योंकि इसके अंदर लिक्विड पॉलीमर का इस्तेमाल होता है। SLS, इसके अंदर सबसे खूबी क्या है, सपोर्ट का इस्तेमाल नहीं होता, ग्रेट फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन पार्ट्स, हाईएस्ट कॉस्ट, मोस्ट पावरफुल तो है लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू चूज टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन बजट, पार्ट कॉम्प्लेक्सिटी, सरफेस फिनिश नीडेड और प्रोडक्शन वॉल्यूम। इसके अनुसार हमें चूज़ करना होगा कि कौन सी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिप्टन क्लासेस।